नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके टीटी परिवार, टीचरों के परिवार, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आज की क्लास में बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपको कमेंट करके बताना कि आपका इस प्रैक्टिस पेपर में स्कोर 20 प्लस है या 25 प्लस है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो आइए एग्जाम के पहले इस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करें। आइए देखते हैं हमारी तैयारी, हमारा स्कोर कितना होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना, अध्यापिका बनना। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ के अनुसार, गैरेट के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार, या हम थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है? 4 ऑप्शन बेहतरीन आपको दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ के अनुसार। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि जो बालक का विकास है वह आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल कहलाता है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहारात्मक को संजोए है, यह कथन है। देखिए यह स्टेटमेंट है, काफी बार टीटी में रिपीट हुआ है। प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजे हुए है, यह कथन टिचनर का है, वुंड का है, वुडवर्थ का है, या मैकडूगल का है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट ऑप्शन हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक अवश्य करें, फीडबैक करें, सपोर्ट करें अपने परिवार, टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, टीटी एग्जाम की बात करेंगे। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल पूछा गया है, 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 या 20 से 22 वर्ष तक। देखिए प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मनोलैंगिक विकास दिया गया है, फिर सुप्तावस्था में वर्ष अंतराल पूछा गया है। तो मनोलैंगिक का जब यह बात कर दिया गया, सुप्तावस्था की बात कर देते हैं, 6 से यौवन तक की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वाटसन ने किया था। देखिए जब भी सामाजिक की बात आती है तो वाटसन महोदय आते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जब मनोसामाजिक विकास की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे एरिक्सन की बात करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत अगर पूछा जा रहा है वो भी विकास के, तो हम बात करेंगे एरिक्सन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किसके अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? मैं आपको बता देता हूं, इदम, अहम, पराहम, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। कई बार आप लोग पिछले ईयर वाले क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उनमें इदम, अहम, पराहम, इन 3 में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये किसके अनुसार 3 घटक हैं? वंडूरा, युंग, एडलर, फ्रायड की बात करेंगे। सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, और कमेंट कह रहा है कि आपके फ्रायड के अनुसार जो है इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में इड का तुल्य हिंदी होता है इदम। इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। देखिए कई बार पूछा जा सकता है, इदम, अहम, परहम में जन्मजात प्रकृति का कौन होता है? तो इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां, दमित इच्छाएं आती हैं। प्रश्न आ सकता है कि मुख्य रूप से व्यक्ति में मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां, दमित इच्छाएं किस में होती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए इदम में होती हैं। इदम किसी भी तरह का तनाव नहीं रह सकता है और बिना किसी बाधा इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्ट का प्राप्त करना चाहता है। पूर्ण अचेतन में काम करता है। प्रश्न आ गया, इनमें से कौन पूर्ण अचेतन में काम करता है? तो इदम जो होता है वह पूर्ण अचेतन में काम करता है। और बात करें पराहम की, ठीक है, तो मनोविज्ञान में अहम, इदम के बाद आता है आपका अहम, अर्थात ईगो की बात कर रहे हैं, अथवा मैं।
स्व का अर्थ मानव की उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से है जिनके कारण वह पर अर्थात अन्य से भिन्न होता है, उसे अहम कहते हैं, ईगो। तीसरा आता है सुपर ईगो, जिसे हम पराहम बोलते हैं। परहम सामाजिक मान्यता, संस्कार, आदर्श से संबंधित होता है। मानवीय सामाजिक राष्ट्रहित में व्यक्ति को त्याग बलिदान हेतु तत्पर करता है। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि मानवीय सामाजिक राष्ट्रहित में व्यक्ति को त्याग बलिदान हेतु कौन तत्पर करता है? इदम अहम परहम। तो आपका आना चाहिए सुपर ईगो या पराहम की बात करेंगे। पराहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, पूर्णतः अचेतन में काम करता है इदम जो होता है। इदम अर्थात हम इड की बात कर रहे हैं। और जो आपका सुपर ईगो है यह क्या है, पराहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक चेतना व्यवहार मनात्मा की बात कर रहे हैं। देखिए किस व्यवहारवादी का मानना है, तो पहली बात हमें जानना चाहिए कि व्यवहारवादी इनमें से कौन है। अन्य व्यवहारवादों की भांति भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखा जाता है। तो जब भी क्रिया प्रसूत की बात की जाती है तो हमारे स्किनर महोदय आ जाएंगे, अर्थात बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रसार, बहुलक, माध्यांक, मध्यमान। सभी जानते हैं बहुलांक, मध्यमांक और मध्यमान ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, लेकिन प्रसार आपका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं कि दिया गया है कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ईपी पॉलाव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक महोदय या हल की बात करते हैं। जब भी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की बात करें हमारे थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ईपी पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सभी जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर सभी आपका अभिनंदन, स्वागत, नमन करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में जो दिया गया है मापन के स्तरों में सबसे अच्छा नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल की बात कर रहे हैं। सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुपात की बात करेंगे। स्तर की पूछा गया है तो इनमें से जो है मापन के स्तरों में सबसे अच्छा हमारा अनुपात कहला जाएगा। 10वां प्रश्न यह है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी की बात कर रहे हैं, शब्द सहचर परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। सभी पैरामीटर जानते हैं कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण 16 पीएफ परीक्षण नहीं कहलाता है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी, ठीक है, जब भी प्रक्षेपी शब्द आ जाए तो आपका रोरसा, टीएटी और शब्द सहचर आएगा। प्रक्षेपी शब्द आपके 16 पीएफ परीक्षण के साथ मेल नहीं खाता है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा, ईपी पॉलाव के द्वारा। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए जब आपके एग्जाम में पदानुक्रमिक सिद्धांत द्वारा अगर पूछा जाता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत आता है तो इसके प्रतिपादक आपके हम अब्राहम मैस्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? अब्राहम मैस्लो की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो वन मांसों पर प्रयोग किया है। पॉलाव ने सभी लोग जानते हैं कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, लार ग्रंथि की खोज की जब भी आता है तो पॉलाव का नाम आता है। ठीक है, और इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था लार ग्रंथि पर। सभी को पता होगा कि इनको ईपी पॉलाव की बात कर रहे हैं। तो आवश्यकता पदानुक्रमक जब भी पूछा जाता हम अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, अर्थात अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1954 में प्रस्तुत किया था। प्रश्न आ सकता है ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक ग्रंथ जो है अब्राहम मैस्लो ने कब प्रतिपादित किया, कब प्रस्तुत किया? 1954 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष। तो सभी लोग जानते हैं मुख्य अधिकारी या मास्टर ग्रंथि की जब भी बात की जाती है हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि माना जाता है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने वाला समस्थित विनियमन करता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले
ट्रॉपिक जो है हार्मोन शामिल होते हैं। किस पर हम बात कर रहे हैं? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। दोस्तों, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? युंग, फ्रायड, एडलर, शबीलन। सभी लोग जानते हैं जब भी सामूहिक अचेतन की बात करते हैं आपके युंग महोदय सर्वोपरि आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों, अंगूर खट्टे हैं, ये एग्जाम्पल किसका होगा? यह उदाहरण दमन का है, प्रतिगमन का है, युक्तिकीकरण का है या प्रतिक्रिया निर्माण का है? अंगूर खट्टे हैं सभी लोग जानते हैं, ये कहलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, युक्तिकीकरण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ईपी पावलोव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर। देखिए, अभी हमने पिछले बात किया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हो, भी अधिगम की बात करते हैं, आपके स्किनर महोदय की बात करेंगे। औसत बुद्धि वालों की बुद्धि लब्धि कितनी, आईक्यू जो होता है कितने के बीच होता है? सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि जिसे बोलते हैं वह 90 से 109 के बीच होता है, सभी जानते हैं। और 70 से नीचे वाले मूक प्रवृत्ति के आते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे आपका 50 से 59 होता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। यानी जो बंडूरा का कथन है, इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा। यानी इनको प्रतिक्रियाएं मानकीकरण द्वारा सीखते हैं, इनको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, अभ्यास द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा या हम कहते हैं निरीक्षणात्मक। देखिए, प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, अर्थात निरीक्षणात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न है कि पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास संदर्भ में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जब भी बात की जाती है जीन पियाजे जी का नाम आता है। अमूर्त यहाँ पर पूछा गया, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था। देखिए, अमूर्त की जब भी बात की जाती है तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था होती है मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे तक। तो यहाँ पर अमूर्त शब्द आ गया, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की बात करते हैं, औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष तक आगे की अवस्था की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल समानता है, निरंतरता है, वंशानुक्रम है या हम युजुत्सा की बात कर रहे हैं, सभी जानते हैं। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल, देखिए जन्मजात शब्द आ गया, मतलब यह वंशानुक्रम से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मर्गांतीकरण, विलयन द्वारा, नवीनीकरण द्वारा। सभी कमेंट कीजिएगा, 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? वह आपका मार्गांतीकरण की बात कर रहे हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है या संचयी प्रक्रिया है? हम बात करें प्रत्ययों का बनते रहना, यह एक संचयी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं होगा? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। देखिए, भूलने का कारण सभी जानते हैं, मानसिक द्वंद्व हो जाता है, ठीक है, आपका तनाव हो गया, पुनरावृत्ति आपने दोहराया ना हो, सीखने की मात्रा कम हो, लेकिन शिक्षक की जो योग्यता दी गई है यह भूलने का कारण नहीं होगा। अगला प्रश्न जान लेते हैं, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। एस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक, सांस्कृतिक बुद्धि की बात करते हैं। देखिए, जब भी बुद्धि की बात करते हैं, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत की जब भी बात करते हैं, स्पीयरमैन महोदय का नाम आता है। और स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता समस्या समाधान करने की क्षमता हमारी कौन सी कारक कहलाती है? तो वह हमारी जी कारक कहलाती है।
देखिए द्वितत्व सिद्धांत, वी फैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? ब्रिटेन के हैं। उन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों तथा अनुभवों के आधार पर बुद्धि के इस द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके मतानुसार दो शक्तियों के रूप में या बुद्धि की संरचना दो कारक हैं। इनमें से एक तो उन्होंने सामान्य बुद्धि जिसे जनरल ऑफ जी फैक्टर कहा, और दूसरा होता है विशिष्ट बुद्धि जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता हमारी जी कारक कहलाती है, वह कहलाएगा जनरल, क्या है, जनरल फैक्टर की बात करेंगे, सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? देखिए सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो समान कक्षा में एक अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व भिन्नता या पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं आपका शारीरिक और पारिवारिक, ये दो ऑप्शन तो आपको गलत दिए गए हैं। मतलब पढ़ाना है तो आपको क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता की बात करेंगे। लेकिन व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज़्यादा होता है, हर व्यक्ति की आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो व्यक्तित्व भिन्नता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं, हम स्पीयरमैन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न जान लेते हैं। 25 प्रश्न हम कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करने वाले हैं। और इसके नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। वहाँ पे आप लोग मैसेज डायरेक्टली जायसवाल सर से बातें कर सकते हैं। एमसीक्यूज वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल हो जाती हैं। तो आई थिंक सभी आप लोग फॉलो करें, विजिट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए हैं। बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 की बात करेंगे। इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट देखना है बाल विकास प्रैक्टिस पेपर का। सारे प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति कहलाती है। यानी जो हम बात सीखते हैं उनको स्मरण रखना और पुनः स्मरण करने की में असफल हम रह पाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हम विस्मृति कहते हैं, जिसे हम बिसराना कहते हैं, भूलना कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना हमारे भाषा में कि हमने बिसरा दिया, यानी हमने भूल, ठीक है, मैं भूल गया। तो यह आपका विस्मरण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित कहलाता है, वह निर्धारित करता है तो व्यक्तित्व कहलाता है, समायोजन, संवेदना या चरित्र कहलाता है। देखिए व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह आपका व्यक्तित्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में गुणसूत्र होंगे। तो एक बात जान लीजिए, जब भी फीमेल की बात करते हैं तो XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। और संतान की जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो देखिए, जब फीमेल और मेल, फीमेल का जब X होगा गुणसूत्र और मेल का Y गुणसूत्र है, तब क्या होता है, मेल की बात करते हैं। और जब फीमेल का X गुणसूत्र और मेल का भी X गुणसूत्र होता है तो हम क्या करते हैं, हम फीमेल की बात करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन। प्राप्तांकों का समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक, जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, मतलब नीचे आधे और ऊपर आधे, तो उसको क्या कहेंगे, उसी को ही मध्यांक कहा जाता है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर का। 30वां प्रश्न दिया गया है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि जो आकृति है, स्तंभ आकृति है, गुफांचर है या स्वलिखित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो आवृत्त वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक स्तंभ आकृति एक विधि कहलाएगी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर नंबर 8वां आपको कैसा लगा? आपका स्कोर क्या है? कि आपका स्कोर 20+ है, 25+ है? अपना कमेंट करें, अपना स्कोर बताएं और तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।